हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हमारे चैप्टर में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना सीख लिया था एक कंप्लीट सेल के ऊपर। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और बाकी क्वेश्चंस आपने अपनी डीपीपी के अंदर से सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। चलो आज हम बढ़ते हैं आगे। पहले चीज़ तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस करता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनके लिए EMF वगैरह बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो आओ सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की जो मैंने आपको लास्ट क्लास दिया था। क्वेश्चन में आपको एक सेल दिया हुआ था Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस 0.1 मोलर और साथ में दिया हुआ था HCl 1 लीटर और भी कुछ दिया हुआ था हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्लेटिनम और आपको E0 दिया हुआ था Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस विच वॉज 0.76 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा था कि इसमें मिनिमम कितना NaOH ऐड किया जाए ताकि सारा H प्लस कंज्यूम हो जाए RHS साइड का, यानी इस साइड का सारा H प्लस। तभी तो आपको पता ही नहीं है इसमें H प्लस कितना है, आपको तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपका यह है, नर्स्ट इक्वेशन से आपको यहाँ पर H प्लस पता करना होगा क्योंकि बाकी चीज़ें आपको दी हुई हैं। EMF ऑफ सेल दिया है क्या? हाँ दिया है, 0.701 वोल्ट। नहीं दिया था मैंने? फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे? चलो कोई नहीं, डिस्कस ही कर लेते हैं। अब हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, इतने वर्कलोड में गलती हो ही जाती है। आपको EMF ऑफ सेल भी दिया था तो शायद आपसे क्वेश्चन हुआ ही नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, गलती हो गई। तो EMF ऑफ सेल है 0.701 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, आइडिया तो लग ही जाएगा आपको। तो आप सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लगाओ और यहाँ पर H प्लस पता करो कितना है। उस H प्लस को कंज्यूम करने के लिए कितना NaOH चाहिए होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप रिएक्शंस लिखें कैथोड और एनोड पर। बताओ कैथोड पर तो क्या होगा, तो देखो कैथोड पर तो H प्लस का रिडक्शन होगा, तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और एनोड पर क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। आप अपनी नेट सेल रिएक्शन लिखें, बताओ N की वैल्यू तो कितनी हो गई 2, नेट रिएक्शन क्या बनेगी बताओ, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस चेंजेस टू क्या बनाएगा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। सही है, लिखो Q। बताओ Q क्या बनेगा इसके लिए, कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इनटू प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो प्रेशर ऑफ H2 गैस तो दे दिया है आपको 1, Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन है 0.1 अपॉन बन गया H प्लस होल स्क्वायर। ठीक, अब बताओ इसके लिए E0 सेल कितना बनेगा। E0 सेल किसके इक्वल होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो नयन और चक्षु दोनों को खोलें और मुझे बताएं कि इसके लिए E0 सेल कितना होगा। ध्यान से देखो, 0 पॉइंट माइनस या प्लस, वेरी गुड। ये क्या है, SOP। क्या है, SOP। बताओ इसका SRP निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट। ये सही है। अब देखो E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड तो कौन बना रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का SRP कितना होता है 0, माइनस ऑफ -0.76, यानी E0 सेल की वैल्यू जो है वो प्लस 0.76 वोल्ट है। क्या ये सही है? अगर ये सही है तब आप लगाओ नर्स्ट इक्वेशन। बताओ नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, E सेल, तो E सेल है 0.701 वोल्ट इज इक्वल्स टू E0 सेल 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू कितनी हो गई 2 लॉग। बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, 0.1 अपॉन H प्लस होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यार। अब तो ऐसा करते हैं, इसको मैं 0.06/2 लिख लेता हूँ ना कैलकुलेशन पर्पस के लिए, थोड़ा छोटे कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो 0.06/2 और ये बनेगा लॉग 0.1 बनाना, तो लॉग A माइनस लॉग B लिख लूँ, तो बन गया लॉग 0.1 माइनस लॉग ऑफ H प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.701।
देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी जाएगी, 0.6 में से 0.701 गया तो कितना होगा बताओ, 0.06, क्या मैं सही हूँ, 0.061, 0.059 आ रहा है, अच्छा वो जीरो भी तो है, ठीक है, तो 0.059, वही अप्रोक्सीमेटली 0.06 लिख लूँ, लिख सकता हूँ ना। इधर भी कितना हो गया 0.06/2, लॉग 0.1 को -1 लिख लूँ, होगा ना, माइनस बन गया 2 log h प्लस, तो देखो 0.06 से गया 0.06, -1 - 2 log ऑफ h प्लस की वैल्यू आ गई 2, -1 को इधर भेजा तो ये कितना हो गया 3, तो log ऑफ h प्लस -3/2 के इक्वल हो गया, दैट इज -1.5, सही ना। तो बताओ h प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻1.5। मैं यहाँ तक क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। आप लोग क्या होता है लॉग में कैलकुलेशन आते ही नहीं, यार ये तो होगी नहीं मुझसे, मुझे तो वैल्यू चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ करो, थोड़ा करना सीखो। 10⁻⁻1.5, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁵5 लिख सकते हो। बताओ 10⁻⁵5 कितना होता है, मतलब √10 कितना आएगा, 3.16 के आसपास, बिल्कुल सही है। तो 3.16 इंटू 10⁻⁻2, तो 0.03 मोलर, ये हो गई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये सही है? तो जो हमारा टारगेट था, हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी थी, वो हमने यहाँ पर ढूंढ ली है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी नहीं है कि इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आप ध्यान दें, आपके पास क्या है, 1 लीटर HCl है, जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.03 मोलर है। तो यहाँ से आप निकालो मोल्स ऑफ H प्लस। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, यानी 0.03 मोल्स आ गए, सही है। अब जितने मोल्स H प्लस के, उतने ही मोल्स आपको NaOH के भी चाहिए होंगे, क्योंकि जब NaOH H प्लस से रिएक्ट करेगा तो एक OH माइनस देगा। तो मोल्स ऑफ NaOH सेम आ गए, मोल्स ऑफ NaOH से आप निकाल सकते हो मास ऑफ NaOH। तो कितना आ जाएगा, 0.03 इंटू 40, कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ग्राम के आसपास होगा। तो इतना NaOH आपको चाहिए होगा, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1.2। देखो मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लिया था, 0.059 को मैंने 0.06 लिख लिया था, इसलिए आंसर ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप 0.059 लेकर वैल्यू सॉल्व करोगे, डिफरेंस आएगा, पक्का आएगा। हो सकता है 1.2 की जगह 1.3 आ जाए, पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तीसरी चीज, इसी का सेकंड पार्ट, ई सेल कितना होगा आफ्टर एडिंग NaOH। तो बताओ NaOH ऐड करने के बाद कैथोड का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो चुका होगा, न्यूट्रल। और अगर वो न्यूट्रल हो चुका होगा तो बताओ उसकी pH कितनी हो चुकी होगी, 7, मतलब उसमें H प्लस कितना हो चुका होगा, 10⁻⁻7। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आपने कैथोड में जहां H प्लस था वहां पर NaOH ऐड कर दिया इतना कि वो सारे H प्लस को खा जाएगा, खा गया तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। और न्यूट्रल हो गया तो pH 7 का मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻7। तो नेक्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखें, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल, तो कितना आया था 0.76 माइनस 0.0591/2, ये था log 0.1/H प्लस स्क्वायर। तो 10⁻⁻7 का स्क्वायर करो, -14 ऊपर आया तो क्या बचेगा, +14, और 0.1 तो ये बन जाएगा 10⁻30। ऐसा करो, पहले तो ऐसे लिख लो 10⁻⁻7 होल स्क्वायर, अगले स्टेप में लिख दो E सेल इज इक्वल्स टू 0.76 माइनस 0.0591/2 log, ये बनेगा 10⁻13, तो इंटू 30 लिख दो, है ना।
फिर से मैं तो अप्रॉक्सीमेशन लूँगा, 0.05 को 0.06 लिख दो, ये इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, 13 इंटू 3 कितना होता है 39 सॉरी तो 0.76 माइनस 0.39 कितनी आ गई वैल्यू 7633 0.37 वोल्ट। तो ये आपके सेल का ईएमएफ हो जाएगा जब आपने इसमें इतना एनयूएच ऐड कर दिया होगा। तो कैलकुलेशन पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी कर दी जाएगी, बट द कंसेप्ट इज कि पहले आप ये निकालो कितना H प्लस है, जितना H प्लस के मोल्स आए उतना ही आपको NaOH ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपने निकाल लिया मास ऑफ NaOH पार्ट 1। दूसरा, जब आपने NaOH ऐड कर दिया है तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो चुका होगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन आपको पता होती है। नॉन स्टिक क्वेश्चन में वैल्यू रखो, आप इस सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए अगर आपको JEE एडवांस क्लियर करना है तो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो कोई नहीं, मूव करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में। किसके बारे में? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में, कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनसे डील करते हैं और क्या क्या कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर करनी होती हैं। तो ज़रा आएँ इधर। और हेडिंग डालें कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक, देखो जैसा कि आपको इनके नाम से ही दिख रहा है, दीज आर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। इन सेल्स में जो भी चल रहा होगा उसका मेन कारण कौन होगा? कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ, सेल का काम क्या होता है? करंट देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। मतलब कैथोड एनोड के बीच में क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो इस तरह के सेल्स में कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। किसकी वजह से होता है? कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। जैसे मैं आपसे बताऊं, हम लोगों ने सीखा था डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में क्या था? डेनियल सेल में इस कंटेनर में आपने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया था, ZnSO4। इस कंटेनर में आपने किसको रखा था? CuSO4। सही है। अगर मैं यहाँ ZnSO4 और CuSO4 की कंसंट्रेशन सेम भी रख लूं तब भी क्या हो रहा था? सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या थे? अलग अलग। अब जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या रखेंगे? सेम। अगर मैं इसको भी जिंक इलेक्ट्रोड कर दूं और इसको ZnSO4 बना दूं, अब देखो दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? सेम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी क्या है? सेम है। अब अगर दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाए तो इस हाफ सेल और इस हाफ सेल का पोटेंशियल अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सेल का EMF बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर जो EMF जनरेट होता है वो कैथोड और एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। तो सबसे पहला जो आप इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखेंगे वही लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ सेल potential difference between cathode and anode arises due to difference in concentration at cathode and anode। तो कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से क्या होता है
यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। और जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये कई बार इसको गैस इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल भी बोल देते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी वर्किंग है, दोनों के अपने अपने तरीके हैं जो आप लोगों को सीखना है। तो बेसिक फंडा दोनों का सेम है, बस नॉन इक्वेशन दोनों में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। चलो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल की। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट सब सेम होंगे, सब सेम, लेकिन डिफरेंस किस में होगा? इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बनाते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ सेल। जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था, ठीक है। तो ये आपके पास ZnSO4 का सोल्यूशन है, एक्वस। ये भी ZnSO4 का सोल्यूशन है, एक्वस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ZnSO4 छोड़ो। एक मेटल है, उसके आयंस का एक्वस सोल्यूशन है। ये भी सेम मेटल है और उसके एक्वस आयंस का सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड यूज किया है, सेम मेटल का, दोनों जगह मेटल भी सेम है। यहाँ पर भी मेटल M है और यहाँ पर भी मेटल है आपकी M। बीच में आपने लगाई दिया आपका डिफ्लेक्टर जो करंट की डायरेक्शन को बताएगा, करंट फ्लो को दिखाएगा। तीसरा, सॉल्ट ब्रिज तो मैं चाहे बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आप हमेशा बना हुआ ही मान के चलें, बार बार बनाना पड़ता है क्योंकि हमें। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है, आपका सेल कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा? डिफरेंस क्या है? यहाँ पर Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी कुछ C1 मोलर और यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? C2 मोलर। तो देखो, सेल सेम, इलेक्ट्रोड सेम, इलेक्ट्रोलाइट सेम, मेटल सेम, लेकिन डिफरेंस किसका है? दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसीलिए इस सेल का नाम हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल रखा है। सही है। आओ कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस सेल। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, E0 सेल। बताओ E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्या कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के हैं? बोलो हाँ है। क्या कैथोड एनोड यहाँ पर हम SRP यूज करते हैं? बोलो हाँ करते हैं। तो अगर इन दोनों की हमको SRP यूज करनी है और दोनों एक ही मटेरियल के हैं तो दोनों की SRP वैल्यूज भी क्या आएंगी? सेम। तो क्या E0 सेल इसके लिए हमेशा 0 आएगा? हाँ तो बोल दो, आएगा ना। इसका मतलब इस सेल का EMF, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। कोई डाउट? ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल दिखाई दे गया, इसका मतलब उसका E0 सेल तो कितना होगा? 0। उसके बाद आपको रिएक्शंस लिखनी है एनोड और कैथोड पर। आओ एनोड पर रिएक्शन लिखते हैं। बताओ एनोड पर रिएक्शन क्या बनेगी? एनोड पर जो आपकी मेटल है M सॉलिड, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? Mn प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? कैथोड पर जो दूसरे सोल्यूशन में Mn प्लस एक्वस है, सॉरी ये N इलेक्ट्रॉन लिख देना आप, और यहाँ पर ये उन्हीं N इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेगा? M सॉलिड। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एनोड, बताओ एनोड वाले सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है हमने? C1। और जो कैथोड वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? C2। जैसे आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे आपको मिलेगी नेट सेल रिएक्शन। क्या मिलेगी? नेट सेल रिएक्शन। तो आप देखो M सॉलिड से तो M सॉलिड गया, एक्टिव मास 1 है दोनों का,
नेट रिएक्शन क्या बनेगी, Mn प्लस एक्वस चेंजेस टू Mn प्लस एक्वस। तो नीचे की जगह मैं इस रिएक्शन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। ठीक है, तो सबसे काम की चीज़ ये है कि भाई इस सेल के लिए अगर आप नेट सेल रिएक्शन लिखो तो वो बनेगी Mn प्लस एक्वस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर चेंजिंग टू Mn प्लस एक्वस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर बनेगा। लगाओ नॉन स्टिक इक्वेशन, बताओ क्या बनेगा। E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। तो बताओ कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल तो कितना हो गया, 0। तो बताओ E सेल किसके इक्वल हुआ, माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। Q किसके इक्वल बना, C1 अपॉन C2। या फिर अगर आप माइनस को प्लस लिखो तो ये क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ C2 अपॉन C। सही है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आप किसी भी टाइम बना सकते हो, क्योंकि देखो सेल का टाइप बदला तो इक्वेशन भी अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन हाँ, हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। बहुत ध्यान से आप देखना, फिर मैं कंडीशन भी बनाऊंगा इसके ऊपर। अगर आपके पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, कैसा, मेटल आयन मतलब मेटल का इलेक्ट्रोड है और उसका आयन है, मेटल का इलेक्ट्रोड है और उसका आयन है, लाइक जिंक हो गया, कॉपर हो गया। तो ऐसे केसेस में आप चाहो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, वरना तरीका तो आपको आता ही है। ध्यान से देखना, बताओ C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कौन से आयंस, कैथोड वाले आयंस लिख सकते हो। तो ये उन आयंस की कंसंट्रेशन होगी जो कैथोड पर है, और C1 क्या होगी, उन आयंस की कंसंट्रेशन होगी जो एनोड पर है। तो ध्यान रखें, फॉर अ कंसंट्रेशन सेल कंटेनिंग मेटल आयन इलेक्ट्रोड, देखो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, E सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N लॉग कैथोड अपॉन एनोड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे होंगे। हाँ, सेम टाइप, वो तो कंसंट्रेशन सेल बोल ही दिया ना, तो सेम टाइप तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर मेटल आयन इलेक्ट्रोड से कंसंट्रेशन सेल बन रहा है तो ही आप इसे यूज करोगे। तो अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मैं बताता चलूंगा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये तो आपको याद हो जाएगा। बट हाँ, फिर भी आपको इस तरह से लिखकर इसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है, कॉपी करें, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इस वाले सेल को यूज कर सकते हैं। तो देखो, इस पे जो बेसिक फॉर्म है इसमें बहुत भयंकर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक दो बनते हैं, वो आपको डीपीपीज में और शीट में मिल जाएंगे। मैं तो आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों पार्ट ले लूँगा उसके अंदर मैं। तो आपके सामने एक सेल लिखा हुआ है, Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस और Zn सॉलिड। तो देखो, पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या ये कंसंट्रेशन सेल है, बिल्कुल है। कैथोड और एनोड दोनों सेम मटेरियल के हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या करूं, जाल बिछाऊं, चलो मैं आपके लिए जाल बिछाता हूं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 मोलर, ठीक है। ऊपर लिख दें फॉर द सेल which of the following is are correct? Option number A, अच्छा लिखो, द सेल विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन
C1 is greater than C2. Option B. If C2 is greater than C1, current will flow from cathode to anode. Option C. If C1 is greater than C2, ऑप्शन रिपीट कर देना, करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड ऑप्शन डी. If C1 is greater than C2, cell will not work as galvanic cell. इसको बदलते हैं. चलिए जी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. करेक्ट ऑप्शन मार्क करें, देखते हैं आप सही कर पाते हैं या फिर नहीं. हो गया? तो देखो आपके करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी. बहुत आसान है. अभी मैंने वैल्यूज के साथ नहीं दिया, आपको हो सकता है वैल्यूज के साथ भी मिल जाए. तो आप देखें, सबसे तो आपको चेक करनी है स्पॉन्टिनिटी. कॉन्सेंट्रेशन सेल में स्पॉन्टिनिटी चेक करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो कुछ नहीं करना है, अभी आपको देखो, अब अपन डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करते हैं. मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है. तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है तो आप कंसंट्रेशन सेल के लिए ई सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो. 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग कैथोड अपॉन एनोड. तो राइट हैंड साइड वाला होता है कैथोड यानी C1, लेफ्ट साइड वाला कौन होता है एनोड यानी क्या बन जाएगा C2. बताओ ये सही है? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. आपसे पूछ रहा है सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा. तो फॉर स्पॉन्टेनिटी बताओ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है. ई सेल कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव. अब ई सेल पॉजिटिव कब आएगा? जब ये लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. तो इसके लिए C1 बाय C2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1. मतलब C1 शुड बी ग्रेटर देन C2 होना चाहिए. तो देखो ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा जब C1 ग्रेटर देन C2 है. और अगर सेल स्पॉन्टेनियस हो गया है इसका मतलब सेल काम कर रहा होगा. और जब सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? कैथोड से एनोड. एनोड से कैथोड तो क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन. करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? कैथोड से एनोड जाएगा. तो देखो इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. गलत हो गया. इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 तो ये सही है. जब C1 C2 से बड़ा होगा तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा और आपका करंट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? कैथोड से एनोड जा रहा होगा. ऑप्शन नंबर डी. इफ C1 इज इक्वल्स टू C2 तो log 1 हो गया 0. इफ C1 इज इक्वल्स टू C2 है इसका मतलब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. और ई सेल 0 का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है. तो आपका सेल इक्विलिब्रियम पर काम नहीं करेगा. कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. कर सकते हो. तो ये था आपके पास सिंपल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल. यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या करती है? डिफर करती है. सही है. इसी के अंदर एक और दूसरा टाइप ऑफ सेल आता है, वही इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के अंदर ही, जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा. ठीक है. तो आओ मैं आपको मिलवाता हूँ अपने सेकेंड टाइप के कंसंट्रेशन सेल से. हेडिंग डालें कंसंट्रेशन या ऐसे लिखें इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग क्या चाहिए इसको? इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. देखो बेसिकली ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं केसेस बना के आपको सिखा रहा हूँ. तो इनको हम क्या कुछ को ट्रिक में बदल लेंगे डायरेक्ट यूज़ करने के लिए. तो आप सीखने की कोशिश करें. मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल बना रहा हूँ जिसके दोनों साइड हाइड्रोजन होगा, तो वो कैसा बनेगा? देखो दिखने में ऐसा होगा, प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रिज। एनोड भी इसी का और कैथोड भी इसी का बनेगा, तो कैथोड पर रिएक्शन लिखो H प्लस एक्वस चेंजेस टू H2 गैस और प्लेटिनम सॉलिड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हाइड्रोजन का प्रेशर तो रख रहे हैं सेम, गैस है ना। अभी तो हम कौन सा सेल देख रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन मैंने अलग अलग रखी है, इसकी मान लो है C1 और इसकी मान लो कितनी है C2। सही है। अब देखो, अब आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ, क्यों? क्योंकि वो किसके लिए वैलिड है? मेटल मेटल आयन के लिए। यहाँ तो गैस आयन इलेक्ट्रोड बन चुका है ना, कोई बात नहीं लगाएंगे। रिएक्शंस लिखे हैं एनोड और कैथोड की, तो ये एनोड और ये आपका है कैथोड। ठीक है, बताओ एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, H2 गैस किस में कन्वर्ट होगा? 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसका प्रेशर तो है यहाँ पर PATM और इसकी कंसंट्रेशन है कुछ C1 मोलर। सेकेंड, कैथोड पर रिएक्शन लिखें तो कैथोड पर होगा रिडक्शन, 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है C2 मोलर और इसका प्रेशर है PATM। बोलो समझ में आ रहा है? दोनों रिएक्शंस को ऐड करो और नेट सेल रिएक्शन बनाओ। तो बताओ नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? नेट सेल रिएक्शन बनेगी 2H प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस चेंजेस टू क्या बनेगा बताओ? सॉरी, हाइड्रोजन गैस से तो हाइड्रोजन गैस गया, तो इसको लिखने की भी क्या जरूरत है? सिंपल रिएक्शन लिखो, 2H प्लस एक्वस चेंजेस टू 2H प्लस एक्वस। डिफरेंसेस यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी C2 मोलर और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी? C1 मोलर। बोलो लिख सकता हूँ। या फिर अगर आप ध्यान से देखो, ये C2 मोलर कौन सा वाला है? ये है आपका कैथोड और ये कौन सा है? एनोड। क्यों? क्योंकि मैं भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा जिसको आप डायरेक्ट यूज किया करोगे। बताओ इसके लिए n की वैल्यू कितनी? 2। काट सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब हम इसका यहाँ 2 कैंसिल करेंगे तो फिर यहाँ n1 करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, है ना। काट सकते हो आप, चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, लेकिन अगर आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया और n को 2 यूज़ कर लिया तो फिर गेम हो जाएगा। इसलिए छेड़ो ही मत, लास्ट में सब अपने आप सेटल हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। ऐसा कैसा रखो। अब आप देखो, अच्छा मैं क्या पूछ रहा था, E0 सेल कितना होगा इसके लिए? 0। तो सीख लिया, कंसंट्रेशन सेल है, E0 सेल तो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। अब देखें ध्यान से, अगर हम इस पर नर्स इक्वेशन लगाएं तो क्या बनेगा बताओ? E सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591/2 लॉग H प्लस कौन से वाला? एनोड वाला, C1 वाला नहीं, क्या बोलेंगे? एनोड वाला। H प्लस ऑफ एनोड का स्क्वायर अपॉन H प्लस ऑफ कैथोड स्क्वायर। तो स्क्वायर तो पूरे पे आ जाएगा, ऐसे लिख लूं। और आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, पावर आएगी आगे, 2 से 2 कैंसिल। अब आप देखो और काम की चीज, E सेल इज इक्वल्स टू बन गया, माइनस को प्लस कर दूं, जैसे ही माइनस को प्लस करूंगा ये उल्टा हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? 0.0591 इंटू लॉग H प्लस ऑफ कैथोड अपॉन H प्लस ऑफ एनोड। सही है? बताएं H प्लस ऑफ एनोड कितना? तो इंटू लॉग कैथोड वाला H प्लस तो है C2 और एनोड वाला है कितना? C1। बताओ फॉर स्पॉन्टेनिटी, पहली चीज तो बताओ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या बनेगी? C2 शुड भी क्या होना चाहिए? C1 से ज़्यादा, क्योंकि जब C2 C1 से ज़्यादा होगा लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो E सेल भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो एक बार आप यहाँ तक छाप लें। इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट इसके आगे आ रहा है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये कॉपी करें, मुझे जगह दें ताकि मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करके बताऊँ। हो गया?
चलो तो अब सीखें काम की चीज़। मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ, आप लोग तो आगे से लिखना है यहाँ से। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम को डाल दें और वापस अपनी कॉपी में लिखें यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये सब भी मैं साफ कर देता हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो एक कंडीशन तो आप देख ही लोगे कि कंसंट्रेशन से स्पॉन्टेनिटी निकालना। देखो यहाँ से वापस 2 से 2 कैंसिल, तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 इंटू बनेगा, देखो log a अपॉन बी। बताओ मैं log a अपॉन बी को क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस log b। बहुत ध्यान से देखें, log h प्लस ऑफ एनोड माइनस log h प्लस ऑफ कैथोड। सही है ना? देखना सामने एक बार, मैं इस माइनस को यहाँ अंदर भेज देता हूँ। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 इंटू ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग एच प्लस ऑफ एनोड ना, माइनस माइनस प्लस नहीं कर रहा हूँ, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस ऑफ कैथोड। मेरी भावना है तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना? तो देखो माइनस ऑफ लॉग एच प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच। तो सिंस ये H प्लस एनोड वाला है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पीएच ऑफ एनोड। तो देखो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बना, जिसे अगर आप याद रख पाओ तो आप बाकी दुनिया को पीछे छोड़ के आगे चल सकते हो। जब तक लोग ये फॉर्मूला बनाने बैठेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0.0591 इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो किसी भी कंसंट्रेशन सेल जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो और दोनों साइड हाइड्रोजन का प्रेशर सेम हो, हाँ ये स्पेसिफिक है, एक्सक्लूसिव है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। इस पे बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर दोनों साइड हाइड्रोजन है, दोनों साइड हाइड्रोजन का प्रेशर सेम है, तो इस सेल का इएमएफ पीएच पर डिपेंड करेगा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 0.0591 इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो अब देखो यहाँ से इसके अंदर फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम घुस जाएगा। मैं आपको सेल बना दूंगा, इधर एक H प्लस दे दूंगा, इधर एक H प्लस दे दूंगा, और जितने तरीके से आप पीएच निकाल सकते हो उतने तरीके के मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ। कैसे, आओ डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान भी नहीं होगा, आप मुझे जानते हो अच्छी तरह से, मैं बड़े वाला हूँ। तो ये प्लेटिनम सॉलिड, ठीक, सेल इज दिस H2 गैस at 1 bar pressure is in contact with an H2SO4 solution whose concentration is 0.05 molar. Then there is an HCl solution ले लेते हैं, चलो अभी तो आपके लिए, which is say some, कितना लूँ, 10 to the power minus 3 मोलर ले लेते हैं, चलो आपके लिए, जनता की भारी डिमांड पर, और बनाएगा H2 गैस और प्लेटिनम। ठीक है, कुछ नहीं करना है। हाँ प्रेशर सेम है, यहाँ पर भी 1 बार है। सीधा क्वेश्चन दे दूँ, मन नहीं करता। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। घुमाने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, इसलिए आता है क्योंकि आपको सिखाना है ना। क्योंकि जब ऐसी क्वेश्चन मिल गए तो आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आप उसका आंसर वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। फंडा बताएं, मैक्सिमम वर्क का मतलब क्या? देखो मैंने थर्मो में सीखा था, और ये आप ध्यान रखना, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस NFE सेल के। और किसी भी सेल के जो डेल्टा जी होता है वो यूजफुल वर्क के इक्वल होता है, या फिर आप इसे मैक्सिमम वर्क लिख सकते हो। मैंने आपको सिखाया भी था, अगर आपसे कभी पूछ ले कि द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी के इक्वल होगा। यानी उसने इनडायरेक्टली आपसे डेल्टा जी पूछ लिया है, तो पूछ लेने दो। डेल्टा जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ई सेल। तो बताओ ई सेल कितना होगा, लगाना डायरेक्ट फॉर्मूला,
क्या लगा सकते हैं 0.0591 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ठीक है, अब आप निकाले भाई pH ऑफ एनोड, तो एनोड पर तो कौन है H2SO4, गौर से देखें, ध्यान से देखें, ये H2SO4 कितने H प्लस देगा 2 H प्लस, मतलब यहां से जो H प्लस आएगा उसकी कंसेंट्रेशन होगी 0.05 इंटू 2 दैट इज 0.1 मोलर। अगर H प्लस 0.1 मोलर है तो बताओ pH कितनी हो जाएगी 1। और ये जो HCl है ये H प्लस कितने देगा 10 टू द पावर -3, मतलब इसकी pH कितनी हो जाएगी माइनस लॉग H प्लस दैट इज 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0.0591 इंटू pH ऑफ एनोड है 1 माइनस pH ऑफ कैथोड कितना है 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.1182। ये तो आ गया ई सेल। स्पॉन्टेनिटी की बात करें, स्पॉन्टेनिटी बताओ, स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चलो दूसरी चीज, अब तो आपको निकालना है डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFE सेल। कितना होता है -NFE सेल। बताओ n की वैल्यू कितनी लूं? चक्कर है 1। क्यों? अभी बताते हैं। क्यों का जवाब तो हम रखते हैं हमेशा। कैथोड एनोड, एनोड कैथोड। एनोड पर रिएक्शन क्या लिखी है आपने? H2 गैस चेंजेस टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या लिखा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू H2 गैस। H2 गैस से H2 गैस गया, क्या बना? 2H प्लस चेंजेस टू 2H प्लस। कैथोड एनोड। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो होते हैं वो हमेशा पर मोल ऑफ सब्सटेंस होते हैं। कितना होता है? पर मोल ऑफ सब्सटेंस। बताओ 2 मोल के लिए था ना 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो अगर 2 मोल्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है तो बताओ पर मोल के लिए कितना चेंज होगा? 1। ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? 1। F के वैल्यू आप जानते हो 96500। E नॉट सेल इज -0.1182। सॉल्व कर लो, जूल में आंसर मिलेगा। इन जनरल इसका आंसर किलो जूल में दिया जाता है, तो अपने आंसर को 1000 से डिवाइड और कर लेना। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये n निकालना आना चाहिए। इसमें मैंने आपसे कहा था, आपने 2H प्लस ले लिया तो 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो पर मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये था आपके पास एक और टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, जिसमें दोनों साइड प्रेशर तो गैस का सेम रखा गया है, लेकिन H प्लस को इन्वॉल्व करने की वजह से यहाँ पर pH अपना रोल प्ले कर रही है। इसी का एक और तरह का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम याद दिला दूं। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आना चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। एक वीक एसिड के लिए pH का फॉर्मूला और एक वीक बेस के लिए। किसी भी वीक एसिड के लिए अगर आपको pH कैलकुलेट करनी है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, हाफ pKa माइनस लॉग C। अब ये टाइम नहीं कहाँ से आया, सीखना है तो आप मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। और एक वीक बेस के लिए POH का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? POH। वो क्या बनता है? हाफ pKb माइनस लॉग C बनता है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले हमेशा वैलिड नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होते हैं जब इनकी डिग्री ऑफ डिसीजन क्या होती है? 1 से बहुत कम होती है। वैलिड ओनली इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई। मतलब आप अल्फा के लिए निकालें साइड में ले जाके ऐसे, √K/C। अगर √K/C की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05 आ जाए, कई कई केसेस में 0.1, मतलब 5% से 10% के बीच में आ जाए तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देना। वैसे तो 5% या उससे कम होता है, कुछ कुछ केसेस में आप 10% को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। सेम चीज़ यहाँ, अगर अल्फा इक्वल टू √Kb/C की वैल्यू 0.05 या उससे कम आ जाए तो आप बिंदास इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और इसी बात पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर मूव करेंगे। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू।
क्वेश्चन इज दिस, आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, HA एक्वस, ये प्रेशर है इसका 1 atm. Then there is another acid HB aqueous, H2 gas, platinum solid, इसका प्रेशर है 1 atm. ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन आपको नहीं दी है HA और HB की. HA and HB are weak acids with pKa values 3 and 5 respectively. एक सेकेंड, कंसंट्रेशन भी दी हुई होगी. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये भी सी मोलर है और ये भी सी. ऐसा करो, ऐसा लिख लो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द एसिड्स इज सेम देन कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल. अगर इन दोनों जगह पर दोनों एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आपको इस सेल का EMF निकालना है और उसका आंसर 0 नहीं है. कोशिश करें, ट्राई करें, देखें आपका इसका आंसर सही आता है या फिर नहीं आता है. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल दैट आर इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं.